दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं रग्बी चैपल को। रग्बी चैपल जैसा कि आप जानते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की एक फेमस एलिजी है और दोस्तों ये पर्सनल एलिजी है। पर्सनल एलिजी जो कि पर्सनल लेमेंट पर लिखी जाती है, किसी अपने नियर डियर की मृत्यु पर लिखी जाती है, उसको पर्सनल एलिजी कहा जाता है। तो ये जो रग्बी चैपल है ये पर्सनल एलिजी है जो कि किसकी मृत्यु पर लिखी गई है, ये डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड की डेथ पर लिखी गई है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने रग्बी चैपल जो पोएम है, जो एलिजी है, किसकी मृत्यु पर लिखी है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। और डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड जैसे कि आप जानते हैं रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे, उनके लिए ये लिखी थी और इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति का भी उन्होंने यूज़ किया है अपने फादर की एप्रिसिएशन में। और दोस्तों ये जो पोएम है इनकी, जो रग्बी चैपल है, ये इनके पर्सनल लेमेंट को रिप्रेजेंट करती है। पर्सनल लेमेंट किसकी मृत्यु पर? अपने इनके फादर की मृत्यु पर, जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। क्योंकि इनकी मृत्यु के 15 साल बाद ये उस स्थान पर जाते हैं, रग्बी स्थान पर जाते हैं, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर का जो माहौल था वो किस प्रकार से परिवर्तित हो चुका था। और जो डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड थे, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड 1842 में उनकी डेथ हुई थी। उसके डेथ के 15 ईयर्स लेटर ये वहाँ पर जाते हैं, 15 साल बाद वहाँ पर जाते हैं, और 1857 में दोस्तों इन्होंने ये पोएम लिखी और जिसको 1867 में पब्लिश कराया गया। अब स्टार्ट करते हैं पोएम की इंपॉर्टेंट लाइंस की तरफ हम बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्या आता है, कोल्डली सैडली डिसेंट्स द ऑटम इवनिंग। कोल्डली सैडली डिसेंट्स कहने का मतलब बिल्कुल एक चिल्ड एटमॉस्फेयर है। कोल्डली मतलब चिल्ड एटमॉस्फेयर, स्पेशली दी मंथ ऑफ नवंबर को यहाँ पर रेफर किया गया है। ऑटम का सीजन है, ठीक है, और बिल्कुल शांत भरा माहौल है। द ऑटम इवनिंग द फील्ड इज ट्रू विद इट्स येलो ड्रिफ्ट्स। और जो मैदान है वो किससे भरा हुआ है? जो पीली जो पत्तियाँ होती हैं, जो विदर्ड लीव्स होती हैं, जो कि फैली हुई हैं फर्श पर, उनसे भरा हुआ है। एंड द एम्स फेड इनटू द डायमंड्स स्पेस। और वहाँ पर चारों तरफ क्या है, एक शांति छाई हुई है, ठीक है ना। चारों तरफ क्या है, एक अजीब सी शांति, हम कह सकते हैं कि अजीब सी शांति वहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ साइलेंट हार्डली अ शाउट, और मुश्किल से ही कोई आवाज़ आ जाए, और ये आवाज़ किसकी होगी? फ्रॉम अ फ्यू बॉयज लेट एट देयर प्ले। वो कुछ बच्चे जो देर रात्रि तक खेलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं आजकल तो वैसे खैर इंडोर गेम्स में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, लेकिन इस पहले जो टाइम था, उस पहले टाइम में क्या करते थे, इवनिंग में जो आउटडोर गेम्स होते थे बहुत सारे, वो बहुत ज़्यादा खेले जाते थे। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे देर रात्रि तक जो है वो गेम खेल रहे हैं अभी भी। लाइट्स कम आउट इन द स्ट्रीट इन द रूम स्कूल रूम विंडो। और स्कूल रूम विंडो से जो लाइट है वो बाहर आ रही है स्ट्रीट में। बट कोल्ड सोलम अनलाइटेड ऑस्टर्स थ्रू द गैदरिंग डार्कनेस अराइज द चैपल वॉल्स इन हुज बाउंड दाउ माई फादर्स आर्ट लेट। लेकिन उस रग्बी चैपल में, जो चैपल की जो दीवारें हैं दोस्तों, वहाँ पर उनके अंदर जहाँ पर उनके फादर को दफनाया गया है, डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को दफनाया गया है, वहाँ पर कैसा माहौल है? वहाँ पर जो माहौल है वो बिल्कुल डार्कनेस का माहौल है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कि एक तरह से जिसको कहते हैं ना, एक सैडनेस वाला माहौल होना, एक दर्द से भरा माहौल होना, वो दिखाई पड़ रहा है, एक डार्कनेस दिखाई पड़ रही है। और किस स्थान पर? जहाँ पर इनके फादर हैं वो बरीड है। देयर डोस्ट दाउ डोस्ट लाई इन द ग्लूम ऑफ ऑटम इवनिंग। और तुम वहां पर आज भी आराम कर रहे हो इस ऑटम इवनिंग में, इस दर्द भरी ऑटम इवनिंग में। बट ओ दैट वर्ड ग्लूम टू माई माइंड ब्रिंग्स दी बैक इन द लाइट ऑफ द रेडियंट वाइगर अगेन। लेकिन जब तुम्हारी याद आती है तो मुझे, ये जो तुम्हारी याद है मुझे ले जाती है तुम्हारी उस रेडियंट वाइगर की तरफ। मतलब जो तुम्हारे अंदर एक वाइग्योर था, मतलब एक तुम्हारे अंदर जो साहस था, तुम्हारे अंदर जो एक चमक थी, उसकी तरफ मुझे ले जाती है। इन द ग्लूम ऑफ नवंबर, जो नवंबर के दिन हैं, जो दर्द भरे दिन हैं, इनमें भी वी पास्ड डेज नॉट ऑफ ग्लूम एट दाई साइड। लेकिन तुम्हारे साथ जब हम रहते थे तो हमारे दर्द भरे जो दिन थे, दर्द भरा जो समय था, वो भी खुशी खुशी गुजरता था। सीजन्स इम्पेयर्ड नोट द रे ऑफ दाइन इवन चीयरफुलनेस क्लियर। और जो मौसम था उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। सच दाउ वास्ट, इतने विशाल तुम थे। एंड आई स्टैंड इन द ऑटम इवनिंग एंड थिंक ऑफ बाइगॉन ऑटम्स विद दी। और आज फिर से मैं इस ऑटम इवनिंग में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं याद कर रहा हूँ उस ऑटम सीजन को, जो ऑटम सीजन में तुम्हारे साथ गुजारा करता था। उस ऑटम सीजन को आज मैं फिर से याद कर रहा हूँ।
15 ईयर्स हैव गॉन राउंड, कितना समय चला गया है? 15 साल बीत चुके हैं। तो कहने का मतलब जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो अपने फादर की डेथ के 15 साल बाद आए। वहां पर कितने साल बाद आए? 15 साल बाद आए। और ये कहते हैं सिंस दाउ अरेस्ट टू ट्रेड इन समर्स मॉर्निंग दाउ रोड ऑफ डेथ ऑफ एट ए कॉल अनफोरसीन सडन, और तुम्हें एक दिन समर की मॉर्निंग में जो मृत्यु रूपी सड़क थी उसने अचानक से इन्विटेशन दे दिया, अचानक से बुला दिया। For 15 years, we who till then in thy shade rested under the boughs of mighty oak, और तब से 15 सालों के अंदर जो ये माइटी ओक है उसकी छाया में ही हमने यहाँ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। Have endured sunshines and rains as we might, हमने उन चीज़ों को सहन किया जो सूरज की रोशनी है, बारिश है, सब चीज़ों को। Bare unshaded alone lacking the shelter of thee, और बिल्कुल कैसे? बेयर रूप में, लेकिन हमने अपने आप को क्या पाया? तुम्हारी शेल्टर से अलग पाया। कहने का मतलब तुम्हारी जो कमी थी वो बहुत ज़्यादा हमें महसूस हुई। ओ स्ट्रॉन्ग सोल बाय व्हाट शोर टेरियस्ट दाउ नाउ, हे महान आत्मा इस समय तुम कहाँ हो? फॉर व्हाट फोर्स श्योरली हैज़ नॉट बीन लेफ्ट इन वेन, जो तुम्हारी ताकत थी, मुझे पता है तुम्हारी जो इंटेलेक्चुअलिटी थी, तुम्हारी जो एक पावर थी, वो व्यर्थ तो गई नहीं होगी। समवेयर श्योरली अफार, और कहीं ना कहीं दूर निश्चित रूप से। इन दी साउंडिंग लेबर हाउस वेस्ट ऑफ बीइंग इज प्रैक्टिस देन स्ट्रेंथ जेलियस बेनिफिशिएंट फर्म, आज भी तुम कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में किसी ऐसे लोगों के समक्ष जो आपकी स्किल से आज भी ईर्ष्या करते होंगे, उनमें अपना जो ज्ञान है वो फैला रहे होंगे। तो कहने का मतलब देखिए कितनी ओवर एप्रिसिएशन यहाँ पर जो डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड हैं उनकी की जा रही है। और देखो अब दूसरे लोगों के बारे में सुनो, दूसरों लोगों के बारे में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑन द अर्थ, ये लोग जो मॉर्टल मैन हैं जीवन में करते क्या हैं? मॉर्टल कौन? वी पीपल, हम लोग जो हैं, हम जो मॉर्टल पीपल हैं करते क्या है जीवन में? मोस्ट मैन एडी अबाउट हियर एंड देयर, हम लोग अधिकतर इधर उधर टहलते हैं, ईट एंड ड्रिंक, खाना खाते हैं और पीते हैं, चैटर लव एंड हेट, और क्या करते हैं? बातें करते हैं, प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं। यही तो इंसान का काम है। गैदर एंड स्क्वेंडर आर रेस्ड अलोफ्ट एंड हर्ल्ड इन द डस्ट, और हम क्या करते हैं? चीजों को इकट्ठा करते हैं और उनको खर्च करते हैं, और फिर अंत में क्या होता है? अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। वही दोस्तों थॉमस ग्रे ने जो कहा था, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, गौरव का रास्ता आगे तो लेकर जाता है लेकिन लेकर कहाँ जाता है? कब्र की तरफ लेकर जाता है। ऐसा ही यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि हम केवल खाने पीने में, मौज मस्ती करने में, प्यार करने में, नफरत करने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में, यूज़ करने में, इनमें ही समय व्यतीत कर देते हैं, और अंत में ये चीज़ें हमें कहाँ ले जाती हैं? उस धूल की तरफ ले जाती हैं, मिट्टी की तरफ ले जाती हैं, हम उसमें ही मिल जाते हैं। और क्या होता है? स्ट्राइविंग ब्लाइंडली, क्योंकि हम अंधकार रूप से आगे बढ़ रहे होते हैं, हम सोच समझ के आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। अचीविंग नथिंग, और मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। एंड देन दे डाई, और जो मॉर्टल पीपल है अंत में क्या होता है? मर जाते हैं। लेकिन जो इनके बारे में कहा गया है, जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, स्टिल दाउ टर्नडेस्ट एंड स्टिल बेकॉन्डेस्ट एंड ट्रेम्बलर एंड स्टिल ग्रेवेस्ट द वियरी दाई हैंड इफ इन द पाथ्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन तुमने अभी भी, तुम क्या कर रहे होगे? वो जो लोग होंगे जो तुम्हारे कहीं साथ होंगे, जो कप कपा रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, उनको अपना हाथ दे रहे होगे, उनको एक सहायता कर रहे होगे। और कहाँ? इन पाथ्स ऑफ वर्ड्स में, जो संसार का जो रास्ता है, सांसारिक रास्ता है, उसमें आगे बढ़ने के लिए तुम इन्हें सपोर्ट कर रहे होगे, क्योंकि तुमने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है। स्टोन्स माइट हैव वाउंडेड दाई फीट, जब तुम्हारी जो यात्रा जीवन की चल रही होगी तो वो कहते हैं स्टोन्स माइट हैव वाउंडेड दाई फीट, ऐसा नहीं है कि पत्थरों ने तुम्हें घायल नहीं किया होगा, पत्थरों ने तुम्हारे पैरों पर चोट भी पहुंचाई होगी। टॉयल और डिजेक्शन हैव ट्राइड दाई स्पिरिट ऑफ दैट वी सॉ नथिंग, और इसके अलावा जो डिजेक्शन है, जो हताशा है, वो भी जरूर उसने भी कोशिश करी होगी तुम्हारी आत्मा को जो है झकझोर देने की। वी सॉ नथिंग टू अस दाउ वर्स्ट स्टिल चीयरफुल, लेकिन हमें ये चीज़ कोई दिखाई नहीं पड़ी। हमें तो तुम कैसे दिखाई पड़े? चीयरफुल, बहुत खुश दिखाई पड़े, एंड हेल्पफुल एंड फर्म, और दूसरों की मदद करने वाले थे, दृढ़ थे। देयरफॉर टू दी इट वॉज गिवन मैनी टू सेव विद दाई सेल्फ, और इसी वजह से तुम तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप अन्य बहुत सारे लोगों को बचाया। एंड एट द एंड ऑफ द डे,
और जब तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, ओ फेथफुल शेफर्ड टू कम ब्रिंगिंग इन द शिप इन द हैंड, तो उस समय भगवान जो है अपनी भेड़ को लेने के लिए खुद आया। कहने का मतलब तुम एक भगवान के शेफर्ड के रूप में थे, और तुम भगवान के एक शीप के रूप में थे, और जो गॉड था वो खुद अपनी शीप को लेने के लिए अपने आप आया था। और शेफर्ड कौन है दोस्तों? जीसस क्राइस्ट है। तो जीसस क्राइस्ट खुद लेकर गए। कहने का मतलब हेवन की प्राप्ति हुई किसको? डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को। यस आई बिलीव दैट देयर लिव्ड अदर्स लाइक दी इन द पास्ट। हाँ, मैं मान सकता हूं कि तुम्हारे जैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन कहां? पास्ट में तुम्हारे जैसे लोग हो सकते हैं, पुराने समय में तुम्हारे जैसे लोग हो सकते हैं। नोट लाइक द मैन ऑफ द क्राउड हु ऑल अराउंड मी टुडे ब्लस्टर वर्किंग। लेकिन आज के जो लोग हैं, जो मेरी चारों तरफ मुझे दिखाई पड़ते हैं वर्तमान में, वो लोग क्या हैं? वो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग शोरगुल का शिकार हैं, एक नॉइजी लाइफ को लीड करते हैं, और अपने जीवन को उन्होंने कैसा बना लिया है? अपने जीवन को उन्होंने बदतर बना लिया है। ऐसे वो लोग हैं। सर्वेंट्स ऑफ गॉड और ऑफ सन्स शैल आई नॉट कॉल यू। और वो ये कहते हैं, ना तो मैं तुम्हें सर्वेंट ऑफ गॉड कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि तुम कभी किसी के नौकर बने ही नहीं। और सन भी नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि अगर जो कोई भी जो फादर है वो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने बेटे को मार दे या उसकी हत्या कर दे। तो यहां पर ये बात कहते हैं, सर्वेंट्स ऑफ गॉड ऑफ सन्स शैल आई नॉट कॉल यू। मैं तुम्हें सर्वेंट ऑफ गॉड या सन कहकर नहीं पुकारूंगा। बिकॉज नॉट एट सर्वेंट्स यू न्यू, क्योंकि सर्वेंट के रूप में तो तुम कभी जाने ही नहीं गए। योर फादर्स इनरमोस्ट माइंड हिज हु अनविलिंगली सीज वन ऑफ हिज लिटिल वंस लॉस्ट। और फादर, और तुम्हें बेटा इस वजह से नहीं कहूंगा कि कोई फादर अपने बेटे को खोता हुआ नहीं देख सकता। योर्स इज द प्रेस ऑफ मैनकाइंड हैथ नॉट एज येट इन इट्स मार्च फेंटेड एंड फॉलन एंड डाइड। और तुम्हारी तो प्रशंसा है, क्योंकि जो लोग हैं तुम्हारे, जो पीछे जो लोग थे या फिर जो तुमसे अलग थे, वो कैसे थे? वो फेंटेड हो गए, फॉलन हो गए और डाइड हो गए। लेकिन तुम्हारी जो आर्ट है वो आज भी लिविंग है, और तुम आज भी इमॉर्टल हो। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइंस थी रग्बी चैपल पोएम की, जो कि पर्सनल एलेजी है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर तो आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसके साथ साथ कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।